बाबा रामदेव और उनके साथी आचार्य बालकृष्ण हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं, कभी योग और आयुर्वेद के नाम पर तो कभी विवादों की वजह से। याद कीजिए, कोविड-19 के दौर में जब पूरी दुनिया डर के माहौल में थी, तब पतंजलि ने कोरोनिल को कोरोना का इलाज बताकर बाजार में उतारा था। ये दावा झूठा निकला तो सीधे बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। फाइन्स, वार्निंग्स और अदालत की सख्ती के बावजूद मिसलीडिंग एड्स चलते रहे। आखिरकार 12 अगस्त 2024 को फाइनली ये मामला बंद हुआ, लेकिन अब ये दोनों नाम फिर से विवादों में हैं, खासकर आचार्य बालकृष्ण का। वजह है उत्तराखंड सरकार द्वारा निकाला गया मसूरी का एक टेंडर। चौंकाने वाली बात यह है कि इस टेंडर में जिन 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, वो तीनों ही आचार्य बालकृष्ण की कंपनी निकली और यहीं से शुरू हुआ मीडिया में हंगामा। क्या ये महज एक संयोग था या सोची समझी प्लानिंग? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। उत्तराखंड की वादियों में बसा है मसूरी, जिसे लोग क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं। मसूरी के पास एक खास जगह है, जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट। ये एक हिस्टोरिकल हेरिटेज है क्योंकि यहाँ पर कभी ब्रिटिश इरा के फेमस जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर हुआ करता था और वहीं पर उनका ऑफिस भी था। उन्होंने भारत का नक्शा बनाने वाले सर्वे प्रोजेक्ट यानी कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे को पूरा करवाया था। इसी के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। आज भी यहाँ उनकी पुरानी कॉलोनियल स्टाइल की बिल्डिंग खड़ी है जो उस जमाने की याद दिलाती है। इसके अलावा यहाँ से डूम वैली, यमुना वैली और दूर तक फैली हुई बर्फ से ढकी हिमालय की वादियाँ बेहद खूबसूरत दिखती है। लेकिन सालों साल से ये जगह बस नाम भर की रह गई है। लोग आते तो हैं, लेकिन यहाँ ठहरने का कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। इसलिए साल 2022 में उत्तराखंड की सरकार ने सोचा कि क्यों ना इस जगह को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया जाए। इसे एक एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसमें कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी ऐड किए गए, जैसे कि यहाँ पर हेलीपैड बनाया जाए ताकि टूरिस्ट सीधे हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंच सके। 5 वुडन कॉटेज बनाए जाए जहाँ लोग रुककर पहाड़ों की ठंडी हवा और शांति का मजा ले सके। इसके अलावा एक खूबसूरत कैफे होगा और 2 म्यूजियम भी बनाए जाएंगे। एक में सर जॉर्ज एवरेस्ट की जिंदगी और काम को दिखाने का प्लान है, जबकि दूसरे में उत्तराखंड के कल्चर और आर्ट को दिखाने का प्लान है। इसके अलावा यहाँ एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाई जानी है जहाँ दूरबीन से लोग तारों का भरा आसमान देख सकेंगे। इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2022 में एक टेंडर निकाला था और इसके लिए रूल्स भी क्लियर किए थे कि कंपनी को यहाँ पूरा टूरिज्म प्रोजेक्ट डेवलप करना होगा और इसके बाद उस कंपनी को जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की करीब 142 एकड़ की जमीन का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन भी रखी गई कि हर साल उस कंपनी को सरकार को 1 करोड़ रुपया देना होगा। सरकार को पूरी उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट में बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरेस्ट लेंगी और बोली में कंपटीशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस टेंडर के लिए बोली लगाने के लिए सिर्फ 3 ही कंपनियां मैदान में उतरी। एक थी प्रकृति ऑर्गेनिक्स, दूसरी थी बरुआ अग्री साइंस और तीसरी थी राजस। इन तीनों कंपनियों ने अपनी अपनी बोली लगाई। प्रकृति ने कहा कि वो सरकार को 51 लाख रुपया हर साल देगी, लेकिन बरुआ ने कहा कि वो 65 लाख रुपया सालाना सरकार को देगी। लेकिन इन सब के बाद राजस कंपनी ने कहा कि वो 1 करोड़ रुपए हर साल सरकार को देने का ऑफर करती है। सरकार के लिए तो सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि राजस की जो ये पूरी प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं सरकार के उसी ऑफर को कम्पीट करती थी जो सरकार चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट सीधा राजस के हिस्से में चला गया। इसके बारे में पब्लिक अनाउंसमेंट भी हुई थी, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं सामने आया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सामने आया कि जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट के प्रोजेक्ट के लिए तीनों कंपनियों के पीछे असल में एक ही शख्स खड़ा था, आचार्य बालकृष्ण। थोड़ा रुकते हैं और आचार्य बालकृष्ण के बारे में जानते हैं कि आखिर वो है कौन। बालकृष्ण दरअसल बाबा रामदेव के बाद पतंजलि आयुर्वेद के सबसे बड़े चेहरे हैं। दोनों ने मिलकर योग और आयुर्वेद को साल 1995 में पतंजलि के नाम से स्थापित किया था। शुरुआत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में शुमार हो गई। आज पतंजलि के प्रोडक्ट्स हर जगह मिलते हैं, टूथपेस्ट से लेकर आटा, तेल, घी और दवाइयां तक। बालकृष्ण खुद पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। उनकी दौलत अरबों खरबों में आकी जाती है और फोर्ब्स की लिस्ट में भी उन्हें भारत के सबसे अमीर लोगों में जगह मिल चुकी है। लेकिन उनके साथ विवाद भी हमेशा जुड़े हैं। 2011 में CBI ने उनकी सिटीजनशिप पर सवाल उठाए थे क्योंकि उनका जन्म नेपाल में हुआ था।
हालांकि बाद में उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई थी। पतंजलि के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और दावों पर भी कई बार सवाल उठे तो आचार्य बालकृष्ण का नाम हमेशा इनमें शामिल रहा। चलिए लौटते हैं वापस जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट पर। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रकृति ऑर्गेनिक्स और बरुआ इन दोनों कंपनियों में बालकृष्ण का 99% से भी ज्यादा का शेयर है और राजस में जिसे आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट मिला उसमें पहले तो बालकृष्ण की 25% की हिस्सेदारी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिलने के कुछ ही महीनों बाद उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 69% हो गई। राजस वो कंपनी है जिसकी शुरुआत 2013 में मयंक सैनी और मनीष सैनी ने की थी। उस वक्त आचार्य बालकृष्ण का कंपनी से कोई सीधा रिलेशन नहीं था, लेकिन जुलाई 2018 में उन्होंने इसकी शेयर होल्डिंग ली। इसके बाद 2023 में जब कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो उनकी हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इतना ही नहीं, बाद में बाकी दो कंपनियां यानी कि प्रकृति और बरुआ ने भी मिलकर राजस में अपनी हिस्सेदारी ले ली। अक्टूबर 2023 में इन दोनों कंपनियों ने राजस में 17.43% शेयर लिए। इसके बाद और कंपनियां भी उसके साथ जुड़ती चली गई, जैसे बरुआ एग्रो सॉल्यूशन, बरुआ सॉल्यूशंस, फिट इंडिया ऑर्गेनिक, पतंजलि रेवोल्यूशन, और इन सब का मालिक कौन था? आचार्य बालकृष्ण। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि टेंडर की शर्तों में साफ लिखा था कि बोली लगाने वाली कंपनी को रिटर्न में यह देना होता है कि उसमें किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बोली नहीं लगाई जाएगी। अगर बाद में धोखाधड़ी साबित हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द हो सकता है। तो ऐसे में अब जब सामने आया है कि तीनों बोली लगाने वाली कंपनियों के पीछे असल में एक ही इंसान है, तो क्या वाकई टेंडर प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था? क्या अब यह टेंडर राजस के हाथों से ले लिया जाएगा? हालांकि इस पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का तो कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उनके हिसाब से कोई भी इंसान अलग अलग कंपनीज में शेयर होल्डर हो सकता है। बाइडिंग प्रोसेस पूरी तरह ओपन था और सबको एक जैसा मौका भी मिला था। जब किसी और कंपनी ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो इसमें सरकार की गलती क्या है? इसलिए इसमें फेवरिज्म या बायस होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कुल मिलाकर कहानी एक ही सवाल पर अटकी हुई है कि इतने बड़े टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई और कंपनी कैसे नहीं थी? क्या ये सब एक संयोग था या फिर सोची समझी प्लानिंग? आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा के पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।